जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन होंगे रिवीजन करने के लिए। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स के अपडेट्स टाइम टू टाइम आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक है सूर्य अभियान को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्र अभियान पूरा हो चुका है, चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। अब उसके बाद इसरो आगे सौर अभियान की तैयारी में लगा हुआ है, जो आदित्य L1 के माध्यम से 2 सितंबर को लॉन्च होगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भारत जो है पहली बार सूरज से जुड़े तथ्यों को जानने और समझने के लिए इस अभियान को अंजाम देगा। चंद्रयान का जो बजट था वो 650 करोड़ था, जबकि सौर अभियान के इस सौर अभियान में बजट जो है 400 करोड़ रहेगा। ठीक है। इसरो द्वारा आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को PSLV-C57, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को PSLV-C57 रॉकेट की मदद से छोड़ा जाएगा। इस मिशन में 7 पेलोड शामिल हैं, जिसमें 4 सूर्य की निगरानी करेंगे और 3 पेलोड सूर्य से जुड़े तथ्यों और कणों की जानकारी जुटाएंगे। ये जो हमारा मिशन है सौर अभियान, ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी मिशन है। ठीक है। और इस अभियान में बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ पेलोड तैयार किया है और पुणे की यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने सोलर अल्ट्रावायलेट पेलोड तैयार किया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और 2 इंस्टीट्यूट ने 2 अलग अलग पेलोड तैयार किया है। बता दें कि वैश्विक दृष्टिकोण से बीते 60 सालों में सौर मिशन के लिए अब तक 22 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे फेमस था नासा का पार्कर सोलर, जिसने 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेली थी। उस टेम्परेचर पे ये अपना ऑब्जर्वेशन करने गया था नासा का पार्कर सोलर। बात करते हैं ये जो सूर्य अभियान में आदित्य L1 जो है, जिस पॉइंट पर ये ठहरेगा उस जगह का नाम रखा गया है L1 पॉइंट। अब बात कर लेते हैं ये L1 पॉइंट होता क्या है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र का निर्माण करती है। इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए, आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं ये L1 पॉइंट आखिर ये नाम रखा है कैसे। तो इसका जो नामकरण है वो इटालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पर किया गया था। ठीक है। बात करें सूर्य अभियान में आदित्य L1 जो 2 सितंबर को लॉन्च होगा, तो इससे किन तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो सूर्य के कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंचता है, इस बात का पता चलेगा। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे रहता है। सौर मंडल में गर्मी के रहस्य की पूरी जानकारी मिलेगी। सूर्य के बाहरी परत, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सौर वातावरण में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विस्फोट का ये अध्ययन करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर जो है आदित्य L1 अपना ऑब्जर्वेशन, अपना रिसर्च करेगा। बात करते हैं इस मिशन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि ये आदित्य L1 यहाँ से पृथ्वी से महज 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 कक्षा में ही ये ऑब्जर्व करेगा। अंतरिक्ष में उपग्रह के टकराने की संभावनाएं काफी ज्यादा अधिक होती हैं। सूर्य के तापमान और भीषण गर्मी से मिशन को खतरा भी हो सकता है, और उपग्रह में लगे उपकरण कितना काम करते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये सौर अभियान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष होता है और जिसकी मेजबानी कोई ना कोई देश करता है। ठीक है।
G20 में सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की भी बैठक होती है। इस बैठक में बेसिकली इकोनॉमिकल इशू पर ही चर्चा होती है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास नवंबर 2023 तक है और 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील में होगा। ठीक है, इस सम्मेलन में आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन सा है? यूएन, ILO, WHO, IMF, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिनको G20 के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। आइए G20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 क्या है? बेसिकली 20 देशों का समूह है जिसमें 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल है और जिसकी बैठक हर साल आयोजित की जाती है। इस G20 का गठन जो है सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया गया था। G20 अहम इसलिए भी हो जाता है कि यह वैश्विक जीडीपी का 85% कवर करता है और वैश्विक जनसंख्या का 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आउटकम निकल के आएगा, इस बात का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। चलिए G20 से संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान दे देते हैं। G20 के सानिध्य में ही दूसरा G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज बैठक गांधीनगर में शुरू हो चुका है। यह भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो है वाराणसी में शुरू हो चुकी है। तो G20 के समतुल्य ये दो कॉन्फ्रेंस है। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हो गई है और G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में शुरू हो गई है। अगला खबर है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो अभी ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि पहला ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह यह उपलब्धि करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज के असाधारण प्रदर्शन को उनके दूसरे प्रयास के दौरान 88.17 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो से उजागर किया गया था। तो पहले भारतीय हो गए और इनका क्या डिस्टेंस कवर किया है? 88.17 मीटर। वही बात करते हैं रजत पदक किसको मिला है? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हैं। उन्होंने 87.82 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ रजत पदक जीता है, जबकि चेक गणराज्य के जैकब वुडलेंज ने 86.67 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। बुडापेस्ट में आयोजित 12 मैन जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे दो भारतीय खिलाड़ियों ने भी प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं, जिसमें किशोर जेना ने 84.77 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 5वां स्थान और डीपी मनु ने 6ठे स्थान पर स्थान काबिज किया है। तो ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित भाला फेंक खेल से संबंधित न्यूज था। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता बढ़ाई है, जिसमें महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता थी उसको 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो गए, वहां पे एक महिलाओं के लिए एक योजना चलाई जा रही है लाडली बहना योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जो हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती थी 1000 रुपए की, उसको बढ़ा करके 1250 रुपए कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 1 अक्टूबर से 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे और यह राशि धीरे धीरे आगे जाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी, ताकि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का लक्ष्य पूरा हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि
कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो मौजूदा 30% है उसको बढ़ाकर 35% कर दिया जाएगा, जबकि शिक्षकों की भर्ती में यह 50% होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि असम में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें क्या हुआ है, 4 नए जिलों का निर्माण हुआ है और इसमें प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें असम मंत्रिमंडल ने 4 नए जिलों का निर्माण करके एक साहसिक कदम उठाया है। तो वो 4 जिलों कौन कौन से हैं, उनका नाम है होजई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। ठीक है, ये 4 नए जिले असम में बने हैं। बात कर लेते हैं एक और फैक्टर। यह निर्णय चुनाव आयोग के निर्णय के साथ मेल खाता है, जिसने असम में संसदीय और विधायिका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को आरपी एक्ट 1950 की धारा 8A के अनुसार परिभाषित करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन एक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र या प्रांत में एक विधायिका संघ को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं की स्थापना करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेलिमिटेशन। अगला खबर है, कोलकाता शहर ने अपनाया एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है एयर क्वालिटी से रिलेटेड। कोलकाता शहर ने महत्वपूर्ण कदम उठाकर भारतीय ट्रॉपिकल मीटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया है। यह सिस्टम वास्तविक समय में वायु प्रदूषण डेटा और पूर्वानुमान दोनों प्रदान करता है। शहर के अधिक बढ़ते वायु प्रदूषण स्तरों के साथ निपटने के उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षित रहने की क्षमता को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह रखता है। ठीक है, तो कोलकाता शहर ने अपनाया एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगला खबर है, अभी हाल ही में जीका वायरस फिर से चर्चा में आया था। तो ये कैसे चर्चा में आया, कहां से आया, तो मुंबई में एक 79 वर्षीय व्यक्ति को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि ये भी जो है मच्छर से होने वाली बीमारी है और इसके जरिए फैलने वाला एक वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है। बरसात के मौसम में अक्सर मच्छरों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बनाती है। जीका वायरस भी इन्हीं में से एक है। चलिए बात करते हैं जीका वायरस से रिलेटेड। जीका एक मच्छर जनित यानी मॉस्किटो बॉर्न वायरस है जो डेंगू बुखार, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान होता है। यह संक्रमण माइक्रोसेफली नामक बर्थ डिफेक्ट से जुड़ा हुआ है। यह जो संक्रमण है माइक्रोसेफली नामक बर्थ डिफेक्ट से जुड़ा है, जो गर्भवती होने पर जीका से संक्रमित होने वाली महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों को प्रभावित कर सकता है। जीका एक संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है और यह वायरस संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, जिसमें एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस प्रजातियां शामिल होती है। जीका वायरस जिन संक्रमित मच्छरों से फैलता है उनके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं। उनमें कौन है, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस प्रजातियां शामिल होती हैं। ठीक है, अगला खबर है, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका उद्देश्य नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को मिला है। अगला खबर है, परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको हर साल 29 अगस्त को। ठीक है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व भर में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण और किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, सभी जानते हैं कि परमाणु परीक्षण 1945 से किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले इस तरह के परीक्षण के दुष्प्रभावों और विनाशकारी परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई थी। तब से 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण अब तक हो चुके हैं, जिसमें पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पर भी भयानक और दुखद प्रभाव देखे जा चुके हैं इतिहास में। तो 29 अगस्त को
परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक और इम्पोर्टेंट डेज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हर साल चर्चा में रहता है, ये प्रश्न कई बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्थायी विरासत को याद करता है और उनके जन्म दिवस पे यह मनाया जाता है। एथलीटों की असाधारण उपलब्धियों और समाज को आकार देने में उनके प्रभाव को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। 2023 में जो राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसका विषय है खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। 2023 के राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का विषय है खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। आइए राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म पर आधारित है, जो अपने हॉकी उत्कृष्टता के लिए जाने जाने वाले एक प्रतिष्ठित खेल हस्ती है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना रेजिमेंटल टीम में अपना कैरियर शुरू किया था। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए थे। इसी को देखते हुए 2012 में भारत सरकार ने खेलों में उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान करने के लिए मेजर ध्यानचंद जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बढ़ते अगले खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खान प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये क्या है? ये अवैध कोयला खनन भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा पैदा करता है, तो इस मुद्दे को समाधान करने के लिए सरकार ने खनन प्रहरी ऐप पेश किया है। यह जो है मोबाइल एप्लीकेशन नागरिकों को उनके पास के क्षेत्र में कोयला खनन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अनुमति देता है, जिससे इस अवैध प्रथा के खिलाफ लड़ाई में योगदान किया जा सकता है। ठीक है, तो अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खनन प्रहरी। बढ़ते अगले खबर की तरफ। एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवि हैं जिनका निधन हो गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उनका नाम है जयंत महापात्रा। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1928 को कटक उड़ीसा में भारत में जन्मे महापात्रा की साहित्यिक यात्रा जो है 50 वर्षों से भी ज्यादा समय का रहा है, जिसके दौरान उन्होंने अपने लेखन शैली से ही एक स्थायी प्रभाव समाज पर डाला। 1971 में उन्होंने अपना पहला संग्रह स्वयंवर और अन्य कविताएं शीर्षक से प्रकाशित किया, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ठीक है, उनके उल्लेखनीय कार्यों में क्लोज द स्काई, 10 बॉय 10 ने उन्हें साहित्य जगत में प्रतिष्ठित लेखकों की कतार में काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया। 1981 में जयंत महापात्रा की अपनी पुस्तक रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो वो पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले। 2009 में उन्हें द सेवेनी रिव्यू से एलन टेट पोएट्री पुरस्कार मिला और 2009 में ही सार्क साहित्य पुरस्कार और पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत और एशियाई बैंक दोनों साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है। इससे पहले भारत ने WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का अवार्ड जीता था और इसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में हुई थी। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए नया केंद्र ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करने का, साझेदारी और नवाचारी को बढ़ावा देगा और G20 से परे देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की भी ये मदद करेगा। जानते हैं इसके महत्व के बारे में। तो ये क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र, इसके क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे? जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है और यह केंद्र विभिन्न भागीदारों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। हाल ही में जारी G20 आउटकम दस्तावेज में भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य आपात स्थितियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा, जिसमें संक्रामक रोगों का उद्भव और फिर से उभरना शामिल है। तो ये आज की तारीख में 29 अगस्त की तारीख में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं कुछ
क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर होगा आपका हंगरी। हंगरी में बुडापेस्ट में यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमरसन मनांगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं एमरसन मनांगाग्वा। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहां प्रारंभ हुई है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, भारत एशियाई बैंक के साथ मिलकर कहां पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।